बिहार में ओसामा का आतंक जारी है दोस्तों। नहीं, वो ओसामा तो कब का मारा गया। मैं बात कर रहा हूँ ओसामा शहाब की। वही ओसामा जो बिहार में बाहुबली रहा, मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा है और अब गुंडागर्दी में अपने पिता से भी एक कदम आगे निकलने की तैयारी में है। मतलब पहले जब कभी शहाबुद्दीन कहीं के लिए निकलता था तो उसके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला होता था। अब एक आपराधिक मामले में जब ओसामा कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था तो उसके पीछे 150 गाड़ियों का काफिला था। मतलब अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक बार फिर से बिहार और बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन का आतंक उसके बेटे ओसामा के जरिए जारी रहेगा। क्या एक बार फिर से पुलिस हाथ पर हाथ रखे तेजाब कांड जैसे किसी और क्राइम का होने का इंतजार करेगी, या फिर लंदन से पढ़कर आए इस ओसामा को अपने शिकंजे में लेकर सिवान से क्राइम को खत्म करेगी। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर कनेक्ट करूंगा इन्हीं सवालों से और सुनाऊंगा कहानी बिहार के एक ऐसे बाहुबली की जो अपना बदला लेने के लिए लोगों को तेजाब में नहलाकर मार देता था। तो आइए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको ओसामा के आतंक की कहानी बताऊं, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर उसे ये आतंक का साम्राज्य विरासत में मिला कैसे। तो बात है 90 की दशक की, जब बिहार में क्राइम का काफ़ी बोलबाला था। लोग सड़क पर भी निकलने से डरते थे। लूट मार, लोगों की हत्या हो जाना, रंगदारी और ये इन सभी जैसे जो क्राइम थे वो बहुत ही आम था। और इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में एक नाम जो था वो बहुत ही तेजी से उभर रहा था, जो उस समय के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव के भी काफ़ी करीबी था वो। और उसका खौफ ऐसा था बिहार और ख़ास करके सिवान में कि उसके आगे आम आदमी तो छोड़िए, नेता, अफसर और पुलिस वाले भी उसके सामने आने से खौफ खाते थे। और उस आतंक का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। उसके मर्जी के बिना सिवान ज़िले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। और ये सब चीज़ जो है उसके ज़िंदगी में कॉलेज के दिन से ही शुरू हो जाता है। 1986 में वो सिर्फ 19 साल का था, तभी उसके नाम पर एक पहला आपराधिक मामला आया था और उसके बाद वो क्राइम की दुनिया में घुसता ही गया। मामले पर मामले बढ़ते गए और इतने मामले उसके ऊपर अपराध के बढ़े कि उसे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया। और कहते हैं ना कि जहाँ राजनीति है वहाँ अपराध होगा और बिना अपराध के तो राजनीति हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में जनता दल की सरकार बनी, जिसे चला रहे थे लालू यादव, और सिवान में अपना एक पैरेलल सरकार चला रहा था शहाबुद्दीन, जहाँ पर वो अपना फैसला सुनाया करता था। राजनीति में घुसने के बाद शहाबुद्दीन का दबदबा पूरे बिहार में बढ़ने लगा था और इस दबदबा के साथ उसका आतंक भी। उस पर हर तरह के आपराधिक मामले दर्ज होने लगे, हत्या से लेकर चुनाव के बूथ पोल को लूटने तक के। पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ मुंह खोल सके। और उसके इसी डर और खौफ की एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। साल होता है 2004। चंदा बाबू नाम के एक दुकानदार होते हैं सिवान पे, जो शहाबुद्दीन के जो गुंडे होते हैं वो उसके दुकान पर धावा बोल देते हैं और पूरा कैश लूट लेते हैं। बाद में जब चंदा बाबू के जो बेटे होते हैं इस बात का विरोध करते हैं तो उसे गुंडे जो होते हैं वो काफ़ी मारते पीटते हैं, जिस पर चंदा बाबू का जो एक बेटा होता है वो बाथरूम से एसिड की बोतल उठा कर ले आता है और सेल्फ डिफेंस में उन जो गुंडे होते हैं शहाबुद्दीन को उसको धमकाते हुए कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं तेजाब से जला दूंगा तुम्हें। उस समय तो वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाद में वापस लौटते हैं और चंदा बाबू के उन 3 बेटों को वहाँ से किडनैप कर कर ले जाते हैं एक ईंट के खेत में। वहाँ पर उनको पेड़ से बांध देते हैं और उसके बाद वहाँ पर आता है सियासतबाज डॉन शहाबुद्दीन और अपना फैसला सुनाता है कि ये तेजाब डालने की धमकी दे रहा था तो इसे तेजाब में ही नहला दो। उसके बाद वहाँ पर एक भाई के आंख के सामने 2 भाई को तेजाब में नहलाकर मार दिया जाता है। इस खबर ने सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। तेजाब कांड के नाम से फेमस हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा। और ये तो शहाबुद्दीन के आतंक की सिर्फ एक कहानी है जिसके आगे पूरा सिस्टम लाचार था।
अपने पावर और जो ये आतंक जो फैलाने का जो पूरा दबदबा था, इसके नशे में शहाबुद्दीन ऐसे चूर हो गया था कि वो अपने आगे किसी अधिकारी को भी कुछ नहीं समझता था। एक बार की बात है कि जब आरजेडी के एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंचती है, तो शहाबुद्दीन डिप्टी एसपी का कॉलर पकड़कर उसे तमाचा जड़ देता है। और ये बात उस समय पुलिस महकमे में एकदम हड़कंप मचा दिया था कि एक मामूली सा गुंडा आदमी जो बाहुबली है बिहार का, वो एसपी को तमाचा जड़ दिया। इसके बाद पुलिस जो है अपनी पूरी एक टीम बनाती है, टास्क फोर्स तैयार करती है, यूपी पुलिस को भी अपने साथ शामिल करती है और शहाबुद्दीन के गांव में ही उसे घेर लेती है। उसके बाद उन दोनों जो पक्ष होते हैं, एक तो ये बाहुबली के और दूसरे पुलिस के, दोनों के बीच काफ़ी गोलीबारी होती है और इसमें आधा दर्जन से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें 3 तो पुलिस महकमे के ही लोग होते हैं। अब आप ज़रा इस बात को सोच के देखिए कि डीजीपी अपना फोर्स लेकर जाते हैं एक किसी गुंडे पे कार्रवाई करने और उधर से उन पर ही गोली चलने लगता है। अब ये क्या बताता है कि कोई अपने पावर के नशे में ऐसे चूर हो गया है कि उसके सामने कोई सिस्टम कुछ नहीं है, वो खुद सिस्टम बन के सामने मौत का नंगा नाच कर रहा है। अब यहाँ पे ये सारी बातें आगे बढ़ती है और मोहम्मद शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी होने लगती है। शहाबुद्दीन ने अब तक जो भी कांड किया था, उसके बाद लालू यादव भी उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं और 2003 में जब डीपी ओझा डीजीपी बनकर आते हैं तो उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करते हैं, उसके खिलाफ पूरा मामला तैयार करते हैं, पुराने केसेस को भी खोलते हैं और एक पूरा केस तैयार करते हैं उसके खिलाफ। माले के एक कार्यकर्ता थे मुन्ना चौधरी, उसके अपहरण और हत्या के मामले में उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाता है, जिसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कोर्ट में आकर आत्मसमर्पण करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर सत्ता से टकराव के कारण जो डीजीपी होते हैं उनको वीआरएस लेना पड़ता है, यानी कि उन्हें वक्त से पहले ही वॉलंटियर रिटायर होना पड़ जाता है इस पूरे मामले के कारण। यहाँ से मोहम्मद शहाबुद्दीन का जेल में आना जाना लगा रहता है और उसके ऊपर कई तरह के कार्रवाई भी होते रहते हैं। उसके घर पर जब छापा पड़ता है तो वहाँ से पाकिस्तानी हथियार भी मिलते हैं, नाइट विजन भी मिलते हैं, बहुत सारे मामला बनता है उसके ऊपर। उसके बाद अंततः जाके एक बार जब वो दिल्ली में सत्र में शामिल होने, क्योंकि वो सांसद भी था, तो संसद जाने की तैयारी कर रहा था, उसी बीच उसे बिहार पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर लेती है और एक मामले में उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। और ये सज़ा गुजारते हुए जब कोविड का समय आता है तो अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। अब भले ही बिहार के डॉन का मौत हो गया है, लेकिन अब इससे आप ये मत समझ लीजिएगा कि उसके आतंक का भी अंत हो गया है, क्योंकि उसके इस आतंक को साम्राज्य को संभालने के लिए उसका बेटा तैयार है। नाम मैंने पहले भी बताया, ओसामा शहाब। और डॉन का बेटा समझकर आप इसे कोई अंगूठा छाप मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इसने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है और लंदन से वकालत की पढ़ाई करके लौटा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो आते ही गुंडा बन गया। एक पूरा जर्नी होता है, जैसे कि जो जैसे पलते बढ़ते हैं, जैसे परवरिश में रहते हैं, वो वैसे ही बनते हैं। ओसामा साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखिए कि उसका जो पहला मामला है, आपराधिक मामला, वो बहुत पहले ही आया था। वो भी उस मामले में जो काफ़ी फेमस हुआ था, जिसकी कहानी भी मैंने आपको ऊपर बताई, तेजाब कांड में। तेजाब कांड में हुआ क्या था कि 2 भाई को जला के मार दिया गया था। उसमें तीसरा भाई वहाँ पे चश्मदीद गवाह था, वो उनके चंगुल से निकलकर भाग जाता है, लेकिन गवाही के 3 दिन पहले ही उसे पकड़ा जाता है और उसे भी गोलियों से भून कर मार दिया जाता है। इस पूरे मामले में ओसामा साहब का भी नाम इस केस में था, लेकिन बाद में पुलिस जांच के बाद उसका नाम केस से बाहर कर देती है। इसके बाद शहाबुद्दीन का जो एक राइवल गैंग है वहीं पे, उस पे भी फायरिंग के आरोप में ओसामा का नाम आया था। उस पर आरोप था कि उसने AK-47 से कई राउंड फायरिंग उन पर बरसाए हैं, जिसमें एक आदमी की मौत भी हो जाती है। और इस मामले में भी लेकिन जांच के बाद पुलिस ओसामा का नाम इस पूरे केस से बाहर कर देती है। लेकिन जब मोतिहारी के प्रतिष्ठित रानी कोठी में जो ये ओसामा होता है, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचता है और खूब बवाल काटता है, तोड़फोड़ करता है, गाड़ियां तोड़ता है, वहाँ के संपत्ति का नुकसान करता है और गोलियां भी चलाता है। वो भी अपने लिए नहीं, बल्कि अपने जो उसकी बहन होती है उसके ससुर के पक्ष में जाकर वहाँ पर ये पूरा आतंक मचाता है। उसके बाद जब उसकी केस फाइल होती है तो पुलिस उसे
ढूंढने लगती है और वो भागा भागा फिरने लगा। लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि ओसामा आखिर है कहाँ। उसके बाद राजस्थान पुलिस से एक इनपुट मिलती है बिहार पुलिस को कि ओसामा जो है वो राजस्थान में है। अब होता क्या है कि राजस्थान पे इन दिनों चुनाव चल रहा है, तो उसको लेकर गाड़ी भी चेक होती रहती है। इसी दौरान एक गाड़ी में 3 लोग ट्रेवल कर रहे थे, जिस पर पुलिस को शक होता है, क्योंकि जब पूछताछ होती है उनसे तो वो कुछ सही जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद उन्हें कोटा के ही एक ग्रामीण थाने में भेज दिया जाता है, जहां पर पूछताछ के दौरान पता चलता है कि उन 3 आदमी में से एक ओसामा है। ओसामा जो बिहार का जो एक बहुत बड़ा बाहुबली था, डॉन था, उसका बेटा है ओसामा, शहाबुद्दीन का बेटा। इसके बाद जो पुलिस होती है वो सीधे इस खबर को बिहार पुलिस को पहुंचा देती है, जिसके बाद कोर्ट में उनकी हियरिंग होती है और वहां से बिहार पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर वापस बिहार ले आती है। और इस पूरे मामले में जब पेशी के लिए ओसामा साहब को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो उसके आगे पीछे 150 गाड़ियों का काफिला था, जिसे पुलिस को रोकना पड़ा। पहले तो इतना बड़ा काफिला देखकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता के आगे पीछे भी इतना बड़ा काफिला नहीं होता है। फिर इस भीड़ को जो है पुलिस रोक देती है कोर्ट से बहुत पहले ही, और ओसामा साहब को कैदी वाले गाड़ी में लेकर पेशी के लिए पहुंचते हैं। कोर्ट कैंपस में भी उसके नाम के नारे लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कभी शहाबुद्दीन का क्रेज हुआ करता था, उसके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला, उसके अपराध के पक्ष में भी समर्थन में नारे लगाते हुए लोग होते थे। ठीक वैसे ही अब उसके बेटे के लिए भी देखने को मिलता है। और ये सभी मामला बहुत सारे सवाल उठाते हैं। सवाल ये कि अपराध के समर्थन में नारे लगाने वाले ये लोग कौन हैं? क्या ये बिहार में बदलाव नहीं चाहते? क्या ये नहीं चाहते कि बिहार पर जिस जंगल राज का धब्बा लगा है वो साफ हो? जैसे कि ये ओसामा साहब जो अपने पिता के आतंक के साये में, पिता के जो द्वारा जो आतंक फैलाया गया है उसके साये में अब खुद एक नया डॉन बनना चाहता है। अगर सोचिए कि वो अपने पिता के शख्सियत में ही ढल जाएगा और बिहार का एक नया और बड़ा डॉन बनकर उभर जाएगा, तो क्या होगा? वही होगा जो अब तक बिहार के इतिहास में होता आया है, और जैसा कि फिल्मों में बिहार के बारे में दिखाया जाता है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमरे बिहार में। जरूरी है कि बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदले और बिहार की एक नई तस्वीर सबके सामने आए। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ओसामा साहब जैसे क्रिमिनल को रोका जाए और उसके जो आतंक है उस पर फुल स्टॉप लगाया जाए, तभी एक नया बिहार सबके सामने आएगा। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, ओसामा साहब को बेल मिल जाता है या वो पुलिस के चंगुल से छूट जाता है, आतंक फैलाता है या सुधर जाता है, ये सभी तो आने वाले समय पर डिपेंड करता है और कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। शहाबुद्दीन और उसका जो बेटा है ओसामा साहब, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए सफ़र में, नए कहानी के साथ, जिसमें नए किरदार होंगे, कोई और कहानी होगा, लेकिन मैं यहीं रहूँगा आपको क्राइम की कहानी सुनाने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और रहिए सतर्क। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।